start the topic for today, the making of nationalism in Europe. तो पिछले क्लासेस में आपने बहुत कुछ जाना और ख़ासकर सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था नेशनलिज़म क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज़म. नेशनलिज़म का सिंपल मतलब है डिवोशन टू वंस नेशन, राष्ट्रवाद, patriotism. These are the words which is synonymous to nationalism. तो हम लोगों ने जाना था कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में जो भी एम्पायर्स थे, नेशनलिज्म की वजह से वो यूनिफाई होने लगी और कंट्रीज़ फॉर्म होने लगी. नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रांस में हमें दिखा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से. उस टाइम लोगों ने क्या डिमांड करी थी कि मोनार्की सिस्टम को हटाया जाए और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करा जाए, और ये डिमांड पूरी भी होती है कि नागरिक प्रोटेस्ट करते हैं और पूरी हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है 1804 से लेकर 1815 में नेपोलियन जो है मिलिट्री डिक्टेटर बोल सकते हैं हम, वो फ्रांस में रूल करते हैं और वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को हटा के वापस मोनार्की सिस्टम को री इस्टेब्लिश करते हैं. और क्या करते हैं, बहुत नेपोलियनिक कोड जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी भी थी और बुरी भी थी. फिर फ्रेंच आर्मी को जो है दारोमदार दिया गया कि वे जो है नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ है वो दुनिया भर में फैलाएं. तो ये सब जो थी तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1815 में नेपोलियन जो है वो डिफीट होते हैं और जो बैटल ऑफ वाटरलू हम बोलते हैं उसको. तो यूरोप में अब हम आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो यूरोप में जो है नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ. तो मिड 18th सेंचुरी में क्या था कि मिड 18th सेंचुरी क्या है, 1750 से जो शुरुआत 1715 से ऑनवर्ड्स जो भी डेट है उसको हम मिड 18th सेंचुरी बोलते हैं. तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं थे, बल्कि यूरोप में जितने भी देश थे वो सब बटे हुए थे किंगडम्स में, डकीज में, कैंटन्स, जहाँ पे जो है ऑटोक्रेटिक रूलर रूल करते थे. और हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल करते थे ऑस्ट्रिया और हंगरी में, वो हैब्सबर्ग एम्पायर भी जो है वो पैच वर्क था, बहुत सारे इलाके को मिला के हैब्सबर्ग एम्पायर बना था. लेकिन उस इलाका का खासियत ये था कि वहाँ पे लोग तरह तरह के लोग रहते थे और उनका भाषा जो है वो अलग अलग भाषा भी बोलते थे. तो इस तरह से जो है एक राष्ट्र बनाना बहुत मुश्किल होता है अगर लोग जो है एक ही हिस्ट्री या साझा हिस्ट्री से एसोसिएट नहीं करेंगे, एक ही लैंग्वेज नहीं बोलते, तो नेशनलिस्टिक जो है वो कॉमननेस या कॉमन आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो और ये जो एम्पायर थे ये लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी, तो राजनीतिक यूनिटी भी नहीं दिखाई पड़ रही. तो इस समय तक जो है यूरोप में नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो लोगों में राष्ट्रवाद जो है वो भावना नहीं आई थी. लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे चल के कि कैसे जो है ये राष्ट्रवाद जो है वो कैसे जो है यूरोप में पॉपुलर हुआ. तो हमारा जो सब टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो ये जो नेशनलिज्म जो है वो प्रशस्त कैसे हुई, ये हम ये टॉपिक से जानेंगे. सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूरोपियन समाज जो है कितने वर्गों में बटी हुई थी उस समय. तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो एरिस्टोक्रेसी जो है वो सबसे ऊंची जो समाज के जो एलिट क्लास जिसे बोलते हैं वो थे. अब एरिस्टोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट क्लास थे. इनके पास ज़मीन थी, ये ज़मीन के मालिक थे, और ये मेजॉरिटी नहीं थे लेकिन ये माइनॉरिटी थे, बहुत कम संख्या में थे. और दूसरे कैटेगरी के लोग थे पीजेंट्री जो है सबसे निचला कैटेगरी के थे. इनका मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, फिर भी ये गरीब थे और ये जो है एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे. उसके बाद जो है न्यू मिडिल क्लास का जन्म होता है, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में शुरू होता है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी.
तो उसके बाद हम देखते हैं कि नए जो है वर्ग का जन्म होता है, वो है अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से बने थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स में लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए। तो ये सब जो थे न्यू वर्किंग क्लास। और बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि नेशन स्टेट बनने में सबसे बड़ा रोल जो है मिडिल क्लास का ही था। अब ये जो मिडिल क्लास थे, इन्होंने दो आइडियोलॉजी आगे लेके आई। और दो आइडियोलॉजी इनका था, एक तो था नेशनल यूनिटी और दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म। तो ये जानने से पहले नेशनल यूनिटी जो था ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि यूरोप जो है अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, अलग अलग किंगडम थे, वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग भाषा बोलते थे। तो वहाँ पे नेशनल यूनिटी इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल था। अगर हम नेशनल लिबरलिज्म की बात करें तो ये थोड़ा ये हिट हो गया। और ये जो है लिबरल नेशनलिज्म ने एक तरह से लोगों को जोड़ना शुरू किया और एकजुट किया, और ये ऑटोक्रेटिक रेजिम के खिलाफ जो है ये लड़े। और यही जो स्ट्रगल था इनका, यही आगे चल के नेशनलिज्म या नेशन स्टेट बनाने में बहुत सहायक हुआ। तो सबसे पहले हम लिबरलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, क्योंकि ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है लिबर, और इसका मतलब हो गया फ्री। और ये जो न्यू मिडिल क्लास थे, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और पॉलिटिकली लिबरलिज्म जो था वो था गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब होता है नागरिकों को द्वारा ही बना हुआ गवर्नमेंट, या नागरिकों की रजामंदी से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको गवर्नमेंट बाय कंसेंट बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म के मायने अलग था। ये लिबरलिज्म जो था वो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी से रिलेट करते थे। क्लैरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जितने भी क्लैरिकल, हमने जाने थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लैरिकल को जो है वो क्लास को बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो उसको एंड करना, इसको भी लिबरलिज्म मानते थे फ्रेंच लोग। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिबरलिज्म ही मानते थे, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी लिबरलिज्म मानते थे ये लोग। अब आते हैं कि जो इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें जो है लिबरलिज्म का मतलब क्या है। लिबरलिज्म, जैसे कि मैंने बताया था कि नेपोलियन ने जो इंटरनल ड्यूज था और कस्टम ड्यूज था उसको हटाया था। लेकिन ये जो हटाया था ये विद इन द, या बोल सकते इंटरनल ट्रेड के लिए क्या था। लेकिन जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे तो फिर भी टैक्स देना पड़ता था, गुड्स के लिए टैक्स देना पड़ता था ट्रेड के लिए। तो ये लिबरलिज्म जो है, ये इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब हुआ फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। अगर गुड्स और कैपिटल्स जो है बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना टैक्स के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है व्यापारी लोग को या बिजनेसमैन लोग को बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं जॉल्वरिन। तो ये जो मिडिल क्लास थे ये चाहते थे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो और मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल और कैपिटल में कोई बाधा ना हो। तो इसलिए जो है 1834 में कस्टम यूनियन जो है जॉल्वरिन फॉर्म हुआ, वो भी प्रशिया के लीडरशिप से। और बाद में जो है बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो है जॉल्वरिन को ज्वाइन करते हैं। अब इससे क्या हुआ, जॉल्वरिन फॉर्म हुआ तो टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया गया। अब जो है सामान जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना कोई रुकावट के जा सकता था, बिना टैक्स दिए जो है व्यापारी अपने सामान को ले जा सकते थे। फिर उस समय की बात है कि करेंसी जो थी 30 करेंसी चलती थी वहाँ पे, अलग अलग करेंसी। मान लीजिए आपको अगर दिल्ली से अगर आप कन्याकुमारी तक जाते हैं तो उसमें अगर 30 करेंसी हो जाए, हर एक राज्य का अलग अलग करेंसी हो जाए, तो क्या होगा, आपका करेंसी का वैल्यू क्या रहेगा वो भी डिसाइड नहीं होगा ठीक से। तो इसलिए करेंसी को रिड्यूस किया गया, 30 से 2 कर दिया गया, यानी कि 30 to 2। फिर रेलवे नेटवर्क्स को बहुत हद तक इम्प्रूव किया गया ताकि जॉल्वरिन को यूनाइट किया जा सके और ये जो व्यापार का लाभ सबको मिले। अब आते हैं 18 न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया
और जिसमें जो है इंग्लैंड, रशिया और ऑस्ट्रिया और प्रशिया इन्होंने साथ मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। तो लेकिन उसके बाद 1815 के बाद जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट बना वो कंजर्वेटिज्म से इत्तेफाक रखते थे। वे बिलीव करते थे मोनार्की में, चर्च में, सोशल हायरार्की यानी कि वर्गीकरण भी जो है उस पर भी विश्वास करते थे। मतलब सोशल हायरार्की हो गया, ऊंचा नीचा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इस पे भी जो है वे विश्वास रखते थे। प्रॉपर्टी और फैमिली को भी प्रिजर्व करना, यानी कि प्रॉपर्टी होना, एक इंसान का प्रॉपर्टी होने को ये सपोर्ट करते थे। और लेकिन नेपोलियंस ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे उसको प्रिजर्व करते थे। तो ये जो कंजर्वेटिज्म का सोच, आपने शायद क्लास 9 में भी पढ़े हो कि ये चाहते थे चेंजेस, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ऑल ऑफ अ सडन चेंज इनको पसंद नहीं था। और उनको लगता था कि अगर ये जो मोनार्की सिस्टम है इसमें जो है मॉडर्न एलिमेंट को भी डाला जाए तो मोनार्की जैसा कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकता, इनका मानना था। तो 1815 में जो है इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में एक संधि होती है, साइन कराया जाता है। ये था ट्रीटी ऑफ वियना। और ये ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या प्रॉमिस किया कि ये जो भी नेपोलियन ने बदलाव लाए हैं उसको अंडू करेंगे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बफर स्टेट्स बनाया गया बाउंड्रीज में, फ्रांस के बाउंड्रीज में बफर स्टेट बनाया गया ताकि फ्रांस जो है भविष्य में दोबारा फर्दर एक्सपांशन के बारे में ना सोचे। उसके बाद दे ट्राई टू रिस्टोर मोनार्कीज, जितने भी मोनार्की को नेपोलियन ने हटाया था और अपने आदमी को। नेपोलियन का एक खास बात ये था कि वो अपना परिवार का आदमी को जो जो राज्य, जो जो इलाका जीतता था वहाँ पे अपने फैमिली के मेंबर को पोस्ट करते थे, वहाँ पे उनको राजा बना देते थे। तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करके ये ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया ने दोबारा रिस्टोर करा। यानी कि फ्रांस में भी बर्बन फैमिली जिनको हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उनको दोबारा जो है उनको रिस्टोर करा गया। और एक खास बात ये था कि कंजर्वेटिज्म का ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, यानी कि डिसेंट उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनके खिलाफ बोले, ठीक है। इसलिए सेंसरशिप लॉज को जो है वो दोबारा लेके आए ताकि कोई भी न्यूज़पेपर या मीडिया का इस्तेमाल ना करे, लिबरल आइडियाज़ को फैलाने में कोई भी इसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उनको लिबरल आइडियाज़ पसंद नहीं थे। तो लिबरल आइडियाज़ को ना फैला सके कोई भी, इसलिए सेंसरशिप लॉज को दोबारा लाया गया। और रिटर्न ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजीम, यानी कि कंजर्वेटिज्म के दौरान ऑटोक्रेटिक रिजीम जो है वो दोबारा आते हैं। अब आते हैं द रेवोल्यूशनरीज। अब जो ऑटोक्रेटिक रिजीम आ गया था, लेकिन ये जो लिबरलिज्म जो था ये इसको दबा नहीं पाए, क्योंकि लोग क्रांतिकारी बन गए फिर भी, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये जो ऑटोक्रेटिक रिजीम था, मोनार्की सिस्टम था, उनको पसंद नहीं था। इसलिए रेवोल्यूशनरीज फिर से दोबारा जो है वो सीक्रेटली काम करना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं थोड़ा रेवोल्यूशनरीज के बारे में। रिटर्न ऑफ मोनार्कीज, मोनार्कीज जब रिटर्न करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया गया, ठीक है, भगाया गया, उनको एग्जाइल पे भेजा गया। तो ये जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म किया और उनका एम था, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनका एक ही सपना था, लिबर्टी के लिए फ़ाइट करना, इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करना। दे वांटेड टू इस्टेब्लिश नेशन स्टेट, उनका सपना था एक राष्ट्र निर्माण करना। और उसी में एक रेवोल्यूशनरी का नाम हम बहुत ही मशहूर रेवोल्यूशनरी है, वो है गिउसेप्पे मैजिनी। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और मेंबर थे मेंबर ऑफ कार्बोनरी। और इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। और इनका मुख्य लक्ष्य था लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है वो लाना और इटली को यूनाइट करना। इटली उस समय जो है वो राष्ट्र नहीं था, बहुत सारे साम्राज्य थे उसमें, किंगडम्स थे। और एक ही सपना था गिउसेप्पे मैजिनी का, वो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसलिए जो है कंजर्वेटिस्ट गिउसेप्पे मैजिनी से बहुत डरते थे।
और गिसिपी मैजिनी का मानना था कि भगवान ने हमेशा नेशन जो है वो मैनकाइंड के लिए जो है नेचुरल यूनिट बनाया है नेशन। और बल्कि कंजर्वेटिव्स तो गिसिपी मैजिनी को बोलते थे दुश्मन है कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर का, यानी कि दुश्मन मानते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप एंड प्लीज़ राइट डाउन द नोट्स। थैंक यू।